हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू द जीएसटी क्रैश कोर्स। और ये हमारी क्रैश कोर्स का लास्ट चैप्टर है, रिफंड अंडर जीएसटी। तो फ्रेंड्स, रिफंड के प्रोविजंस है सेक्शन 54 टू 58 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट, और उसके अलावा रूल्स 89 टू 97। इसमें जितना सेक्शन में एक्ट में लिखा है उससे कहीं ज़्यादा बातें रूल्स में दे रखी है। रूल्स में भी कई जगह लॉ डिफाइन किया हुआ है, तो रूल्स इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो रिफंड शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जो हमारी आईजीएसटी एक्ट से उठ के आ रही हैं, काफ़ी टर्म्स। तो सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब सिंपल डेफिनेशन है, बाहर से इंडिया में कोई मटेरियल लेके आना। सिमिलरली एक्सपोर्ट मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से कोई मटेरियल गुड्स बाहर लेके जाना। तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर किया था आईजीएसटी एक्ट में। ये जो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दे रखी है, दोनों डेफिनेशन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये चारों डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में दे रखी है। तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई किया था आईजीएसटी एक्ट में। उसमें सेक्शन 10 तो था डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 11 था इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता था लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता था इंडिया, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता था आउटसाइड इंडिया, क्योंकि रेसिपिएंट उस केस में बाहर होगा। फिर इंपोर्ट के केस में हम जीएसटी पे करते थे बाय वे ऑफ कस्टम ड्यूटी। सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा था कि जो हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पे, उसी टाइम पे हमें आईजीएसटी भी पे करना होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू डोमेस्टिक जीएसटी, और उसका इनपुट भी मिल जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जीरो रेटेड है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का हमें पता है कि वो जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उस टाइम पे उसका जीएसटी भी पे कर देते हैं कस्टम ड्यूटी के साथ, और उसका फिर इनपुट भी ले लेते हैं। वो हमारे 2A में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उस केस में सप्लायर कोई रिटर्न नहीं भरता, हम ही कस्टम ड्यूटी पे करेंगे और हम ही उसका इनपुट ले लेंगे। आगे दो टर्म्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इसमें हमें प्लेस ऑफ सप्लाई को पहले समझना पड़ेगा। हमने सेक्शन 10 और सेक्शन 11 तो था प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 सेक्शन 13 था प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। तो सेक्शन 12 उसमें बात करता था जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इंडिया में है, और सेक्शन 13 बात करता था जब दोनों में से कोई भी एक पार्टी आउटसाइड इंडिया है। तो ये जो हमारी दोनों ट्रांजेक्शन है सेक्शन 13 में आएंगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इसके लिए पहले हमें प्लेस ऑफ सप्लाई रेफर करना पड़ेगा। तो एक बार इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मींस सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो सप्लायर है इंडिया के बाहर बैठा है। रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया में, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, रेसिपिएंट इंडिया में, पर जो सप्लाई कर रहा है सर्विस वो बाहर बैठा है। तो वो हो जाएगा हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक बार इसके कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। जैसे कंसल्टेंसी की हमने सर्विस प्रोवाइड करी, इंपोर्ट करी, तो जो कंसल्टेंट है वो सिंगापुर में बैठा है, रेसिपिएंट है जो इनपुट जो सर्विस ले रही है वो इंडिया की कंपनी है। तो कंसल्टेंसी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सेक्शन 13 कहता है जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंडिया। अब सप्लायर बाहर बैठा है, सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन इंडिया। तो फिर ये इंपोर्ट की तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है, तो ये कहलाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी सर्विसेज के केस में जो कमीशन एजेंट है वो सिंगापुर में है, रेसिपिएंट है जो सर्विस ले रहा है कस्टमर वो इंडिया की कंपनी है। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडियरी सर्विसेज में होता है लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर या लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो इंटरमीडियरी सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सिंगापुर। तो कमीशन एजेंट भी सिंगापुर में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिंगापुर में। ऑल्दो मैं इंडिया की जो कंपनी है रेसिपिएंट, ये फॉरेन एक्सचेंज में सप्लायर को पेमेंट करेगा, पर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर है और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी बाहर है, दोनों ट्रांजेक्शन बाहर है, तो ये इंडिया में जीएसटी में कवर ही नहीं होगी ये ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस करने से पहले प्लेस ऑफ सप्लाई समझना जरूरी है। जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, पर कुछ केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो जाता है। कई बार लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाता है, कई बार लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है। तो ऐसे एग्जांपल को हमें देखना जरूरी है कि वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस तभी बनेगी ट्रांजेक्शन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। लेकिन अगर सप्लायर बाहर बैठा है, रेसिपिएंट इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर है, तो फिर उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाती है तो हम ये रिवर्स चार्ज में कवर कर चुके,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा और वो उसका इनपुट भी ले लेगा, क्योंकि जो फॉरेन में सप्लायर है वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हमने एक दो जगह और भी रेफर किया था सेक्शन 7 सेंट्रल जीएसटी एक्ट में, जहां पे हमने सप्लाई की डेफिनेशन की थी। उसमें था कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉर ए कंसिडरेशन हो वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा, पर अगर पर्सनल यूज के लिए तो उसको जीएसटी में एग्जेम्पशन दे रखी थी। सिमिलरली अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में करता हूँ अपने रिलेटेड पर्सन से फॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर वो मेरी शेड्यूल 1 में ट्रांजेक्शन कवर होगी, उसको भी मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सप्लाई मानूंगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के साथ हमें सेक्शन 1 भी कवर करना जरूरी है। पर जनरल रूल आप ये समझ लो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस तब माना जाएगा अगर सप्लायर बाहर बैठा है, रेसिपिएंट इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में। अब आता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी को बाहर के किसी कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूँ, सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट इंडिया आउटसाइड इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। तो इसके भी वही दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कंसल्टेंसी की सर्विस में, जैसे मैंने कहा कि मैं सप्लायर हूँ, मैं इंडिया में बैठा हूँ और सिंगापुर की कोई कंपनी ने मेरे से कंसल्टेंसी ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विच इज आउटसाइड इंडिया सिंगापुर, तो फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर इंडिया का कोई कमीशन एजेंट है तो उस केस में सप्लायर जो है वो इंडिया में, रेसिपिएंट जो है बाहर है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडिएरी सर्विस के केस में होता है इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गया, तो फिर सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा और उसका किसी को इनपुट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सिंगापुर में जो रेसिपिएंट बैठा है उसने कोई, सिंगापुर में जो रेसिपिएंट है उसने कोई इंडिया में जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, तो वो इस ट्रांजैक्शन का, इस जीएसटी का इनपुट भी नहीं ले सकता। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझ लेना कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है तब तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, और वो अगर इंडिया में ही है तो फिर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, फिर उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी भी लगेगा और उसका किसी को इनपुट भी नहीं मिलेगा, जैसे बैंक हो गया या इंटरमीडिएरी सर्विसेज हो गई। इसके लिए हमें सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कवर करना पड़ेगा, जो हम पहले कवर कर चुके हैं। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में दो और कंडीशंस लगा दी हैं। तीन कंडीशंस तो वही इंपोर्ट वाली कंडीशंस का रिवर्स हो गया, उसके अलावा फोर्थ कंडीशन है पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या फिर आईएनआर वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई। मतलब मेरे को जो कंसल्टेंसी सर्विस दी उसकी पेमेंट मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में मिलनी चाहिए, तभी उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन नेपाल भूटान के केस में गवर्नमेंट ने परमिशन, आरबीआई ने परमिशन दे रखी है आईएनआर में आप पेमेंट ले सकते हो, तो ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी थी इसमें भी, और कह दिया अगर आरबीआई ने परमिशन दे रखी है तो आप आईएनआर में भी ले सकते हो। पहले क्या इशू आ रहा था कि नेपाल भूटान को हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानते थे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड था खाली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, और नेपाल भूटान से आईएनआर में पेमेंट आती है, तो फिर उसको हम एग्जेम्प्टेड सर्विस मानते थे। तो उसको चेंज ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आईएनआर की रिसिप्ट परमिट कर दी विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। और लास्ट कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने किसी एसोसिएट को या अपने ब्रांच को, अपने हेड ऑफिस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं अपने हेड ऑफिस को कोई सर्विस दे रहा हूँ, हेड ऑफिस मेरा सिंगापुर में है, तो उसको मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानूंगा। अगर मेरी कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है, मैं उसको कोई सर्विस दे रहा हूँ, उसको मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानूंगा। अगर जो दोनों यूनिट है, सप्लायर रेसिपिएंट, एक ही आदमी की दो यूनिट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसको मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर नहीं करूंगा। तो क्या सर इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पशन दे दी कि ठीक है इसको आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो नहीं मानोगे, पर इसको आप एग्जेम्प्टेड सर्विस में डाल दो। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की हमने नोटिफिकेशन कवर की थी, उसमें है कि अगर आप इंडिया से किसी अपने फॉरेन एंटिटी को, अपने किसी ब्रांच को, अपने किसी एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया के बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो ट्रांजेक्शन जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। अब एक्सपोर्ट नहीं मानने से और एग्जेम्प्टेड मानने से क्या नुकसान हुआ? अगर फ्रेंड्स, अगर इसको एक्सपोर्ट मान लेते तो मेरे को इनपुट भी पूरा मिल जाता, मैं इनपुट का रिफंड भी क्लेम कर सकता था, ये हम आगे रिफंड के चैप्टर में भी कवर करेंगे। लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड सर्विस मानने से क्या हो गया कि मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा इस ट्रांजैक्शन का, मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अब एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड एक सर्कुलर भी है 78/52/2018। इसमें दे रखा है कि सपोज मेरे को अमेरिका से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला $1 लाख का, कि $1 लाख में मेरे को कुछ उसका काम सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब उसमें से एक पोर्शन था $30,000 का, जो मैंने अमेरिका की किसी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी। अब मेरे क्या होगा कि $1 लाख आने और $30,000 की मैं पेमेंट करूंगा। अब मैंने अपने अमेरिकन कस्टमर को बोल दिया कि आप $30,000 तो अपने अमेरिका में जो जिससे मैं सर्विस ले रहा हूँ उसको पे कर दो, $70,000 मेरे को कर दो।
तो इस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है ये अलाउड है, अगर आरबीआई इसकी परमिशन देती है तो हम भी इसको अलाउ कर देंगे। इसमें अब दो ट्रांजेक्शन होगी, जो $30,000 के उसको डायरेक्ट मिले उसको तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा क्योंकि वो आप पे करते, और आपके लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पूरी $1 लाख मानी जाएगी। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एक्ट लगेगी या आईजीएसटी एक्ट लगेगी? तो सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इसको इंटरस्टेट सप्लाई में कवर करता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्लियरली मेंशन कर दिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स उसमें आईजीएसटी पे करनी होती है विद कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी उसी में कवर हो रहा है, उसमें आईजीएसटी पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी कवर हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी कवर हो गया, क्योंकि दोनों ही केस में सप्लायर इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। या फिर इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया में कोई सर्विस या गुड्स की सप्लाई करेगी, नॉट बीइंग एन इंटरस्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर। तो बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो भी ट्रांजेक्शन है सबके ऊपर आईजीएसटी ही लगेगा। फ्रेंड्स अभी तक मैंने बोला कि आईजीएसटी लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो उसके लिए हमें एक टर्म कवर करनी पड़ेगी, जीरो रेटेड सप्लाई। ये सेक्शन 16 है आईजीएसटी एक्ट का। तो जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दो ट्रांजेक्शंस कवर है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर। एसईजेड को भी मैं इंडिया के बाहर ही मानता हूँ, उसको भी एक्सपोर्ट एंटिटी मानता हूँ। तो अगर मैं चाहे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करूँ गुड्स का करूँ या सर्विसेज का करूँ, या एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को या फिर उसके एसईजेड को डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करूँ, तो इसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब हो गया उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। और जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाई में सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि आईटीसी इज अवेलेबल अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाई। अगर मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो मेरे को उसका पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैंने एग्जेम्प्टेड आइटम का भी एक्सपोर्ट किया है, अगर मैंने एग्जेम्प्टेड आइटम भी एसईजेड को सप्लाई करे हैं, तो उस केस में भी मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आईटीसी इज अवेलेबल अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाई इवन इफ सच सप्लाई इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। मतलब अगर मैंने कोई एग्जाम्प्ट आइटम है, सपोज जैसे कोई एग्जाम्प्ट आइटम है उसको मैंने एक्सपोर्ट किया, तो उस केस में भी मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिलेगा। अब जीरो रेटेड के केस में मैंने कह दिया कि उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो फिर वो रिफंड लेंगे जो मेरे को इनपुट मिला। अब रिफंड लेने के दो मेथड्स अवेलेबल है उनके पास। पहला, सप्लाई अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। मतलब मैं बॉन्ड या एलयूटी के अगेंस्ट सप्लाई कर दूंगा, फिर मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा और जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड ले लूंगा। दूसरा है सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब बॉन्ड या एलयूटी के बिना मैं सप्लाई कर दूंगा, आईजीएसटी पे करूंगा और फिर उस आईजीएसटी का रिफंड ले लूंगा। तो एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों। पहले अगर बॉन्ड या एलयूटी आ रही है, तो सपोज मेरा सेलिंग प्राइस है 150 रुपीज़, तो मैंने अगेंस्ट बॉन्ड सप्लाई करी है, तो मैं कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया। तो मैंने 150 का ही मटेरियल परचेज किया था 100 रुपीज़ में, उसमें 10 रुपीज़ का मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था। अब मैं जीएसटी मेरे को कोई पे नहीं करना क्योंकि मैंने कोई चार्ज ही नहीं किया, तो 10 रुपीज़ का मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी खड़ा है बुक्स में, उस 10 रुपीज़ का मैं रिफंड फाइल कर लूंगा और उसका रिफंड ले लूंगा। तो मैं नेट कितने का रिफंड लिया? मैंने 10 रुपीज़ का, पेमेंट जीरो थी और रिफंड 10 रुपीज़ का ले लिया। ठीक है, जो भी मेरा इनपुट लग रहा था मैंने पूरे का रिफंड ले लिया। अब दूसरी ट्रांजेक्शन है, मैंने 150 रुपीज़ में सप्लाई करी, तो उसके ऊपर मैंने 15 रुपीज़ का जीएसटी चार्ज किया। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, जो मैंने 15 रुपीज़ का जीएसटी चार्ज किया है, ये मैं जो मैं फॉरेन कस्टमर है उससे जीएसटी क्लेम नहीं लूंगा, ये मैं खाली अपनी जेब से पे करूंगा फिर इसका रिफंड लूंगा। तो मैंने 15 रुपीज़ का जीएसटी चार्ज किया या पे किया, चार्ज नहीं किया कस्टमर से, मैंने 15 रुपीज़ का मैंने जीएसटी की लायबिलिटी दिखाई। अब मेरा परचेज था 100 रुपीज़ में, उसके ऊपर मेरा 10 रुपीज़ का इनपुट आया, तो मेरे को नेट में पेमेंट कितने की करनी है? 5 रुपीज़ की। जब मैंने जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करी तो 15 रुपीज़ मेरी आउटवर्ड लायबिलिटी थी, 10 रुपीज़ मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट था, तो 5 रुपीज़ मैंने नेट में जीएसटी पे कर दिया। अब मैं रिफंड कितने का क्लेम करूंगा? फ्रेंड्स इस केस में मैं रिफंड क्लेम करूंगा 15 रुपीज़ का, जो मैंने जीएसटी पे किया 3B के टाइम पे, मैं पूरा 15 रुपीज़ का रिफंड क्लेम कर लूंगा। तो नेट में मैंने कितना जीएसटी का रिफंड आया? नेट में मेरे को वही 10 रुपीज़ का रिफंड आया। 5 रुपीज़ मैंने पे किए थे माइनस 15 रुपीज़ का रिफंड। तो दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं रिफंड हमें बराबर मिल रहा है, पर इसमें एक मेथड चेंज कर दिया हमने। अगर विदाउट एलयूटी करते हैं तो पहले मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा और फिर मैं रिफंड लूंगा। दूसरे मेथड में मैं जीएसटी कुछ पे नहीं करूंगा और अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ले लूंगा। ये दोनों मेथड्स हम रूल 96 और 96A में कवर करेंगे, अभी आगे हमारे आगे के इसमें चैप्टर में कवर करेंगे दोनों मेथड्स। और एक चीज आप ध्यान रखना, हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आउटवर्ड, अगर मेरा सपोज इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है काफी, तो मैं आउटवर्ड सप्लाई पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि मान लो मेरे 10 एक्सपोर्ट ऑर्डर थे,
तो 10 में से मैंने 8 एक्सपोर्ट ऑर्डर तो अगेंस्ट एलयूटी कर दिया, उन पे जीएसटी चार्ज नहीं किया और मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एक्यूमुलेट होता गया। फिर बाद में मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने 2 ऑर्डर के अगेंस्ट जीएसटी चार्ज कर लिया और जितना भी मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी आ रहा था मैंने उसका भी रिफंड क्लेम कर लिया। मतलब मेरी बुक्स में सपोज अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मैंने 8 एक्सपोर्ट ऑर्डर कर दिए विदाउट चार्जिंग जीएसटी अगेंस्ट बॉन्ड, तो उसके ऊपर मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी खड़ा हो गया बुक्स में 1 लाख रुपए का। अब मेरे आगे 2 ऑर्डर आए जिसके ऊपर मैंने जीएसटी चार्ज कर लिया, तो उन 2 ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरे को इनपुट मिला था 20,000 रुपीज का सपोज, और मैंने उनके ऊपर सेल के ऊपर जीएसटी चार्ज किया, तो जीएसटी की फिगर मैंने चार्ज की 50,000 रुपीज। तो मैं 50,000 रुपीज का रिफंड फाइल कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरा 20,000 ये वाला इनपुट भी मिल गया नया वाला, प्लस जो पुराना मेरा 1 लाख का इनपुट था उसमें से ही मेरे को 70,000 रुपए का इनपुट, वो उसमें से मेरे को 30,000 रुपए का इनपुट मिल जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन में जीएसटी रिफंड फाइल करना है ये मेरे को देखना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ, ये नहीं कि अगर मैंने एलयूटी ले ली तो मेरे को हर इनवॉइस के ऊपर एलयूटी लगानी जरूरी है, नहीं सर। मैं एलयूटी ले ली तो मैं ये भी कर सकता हूँ, कुछ इनवॉइस अगेंस्ट एलयूटी सप्लाई कर दिए, उसके ऊपर जीएसटी मैंने एक्यूमुलेट करा लिया, फिर कुछ इनवॉइस मैंने विदाउट एलयूटी सप्लाई कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिए, फिर मैंने जीएसटी का रिफंड ले लिया। ये तो हो गया जीरो रेटेड सप्लाई। फिर आ गया डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सेक्शन 147 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट। इसका मतलब है गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें सर्विसेज कवर नहीं है, खाली गुड्स कवर है, जहां पे गुड्स इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, मैन्युफैक्चर इंडिया में होंगे पर इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, मतलब जो सप्लाई करूंगा मैं विद इन इंडिया करूंगा, और इसकी जो पेमेंट है मेरे को आईएनआर में ही मिल सकती है, फॉरेन एक्सचेंज में मिल सकती है। ऑब्वियसली अगर मैं इंडिया में सप्लाई करूंगा तो पेमेंट मेरे को आईएनआर में ही मिलेगी। तो नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं पर इंडिया के बाहर नहीं जा रहे, मैं डोमेस्टिक सप्लाई कर रहा हूँ और उसकी पेमेंट मेरे को आईएनआर या फॉरेन एक्सचेंज किसी में मिल सकती है। तो 4 सप्लाई है जिसको गवर्नमेंट ने डीम्ड एक्सपोर्ट में नोटिफाई किया गया है। पहले इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मतलब मैं एक वेंडर हूँ, मेरा जो कस्टमर है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, वो मतलब आगे एक्सपोर्ट करती है, वो डोमेस्टिक एरिया में सप्लाई नहीं करती। एसईजेड की मैं बात नहीं कर रहा, एसईजेड तो क्या है कि मेरा जीरो रेटेड सप्लाई में ऊपर कवर हो गया, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की। तो मैं एबीसी लिमिटेड मेरी कंपनी है और मेरा जो कस्टमर है पीक्यूआर लिमिटेड, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। अब पीक्यूआर लिमिटेड क्या करेगी, फिजिकल एक्सपोर्ट करेगी, वो एक्सवाईजेड लिमिटेड सपोज सिंगापुर की कंपनी है, पीक्यूआर ने एक्सवाईजेड लिमिटेड को एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो मैंने सेल करी, एबीसी लिमिटेड ने जो पीक्यूआर लिमिटेड को सेल करी, उस ट्रांजेक्शन को हम डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं। मतलब पीक्यूआर वाली जो सेल होगी वो तो फिजिकल एक्चुअल एक्सपोर्ट हो गया, और जो एबीसी ने पीक्यूआर को सेल करी, मतलब जो पीक्यूआर की परचेज है, उसको मैं डीम्ड एक्सपोर्ट मान लूंगा। तो ऐसी 4 ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट ने बताई है जिसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर करते हैं। पहली, सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। फ्रेंड्स ये चारों टर्म्स हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आ रही है, तो एक बार एडवांस ऑथराइजेशन समझ लेते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। सपोज मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मेरे पास एक ऑर्डर आया 1 लाख पीसेस ऑफ शर्ट एक्सपोर्ट करने का। अब शर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को फैब्रिक भी चाहिए, और मेरे को बटन भी चाहिए, और भी मेरे को थ्रेड भी चाहिए, कई चीजें चाहिए मेरे को। अब फैब्रिक है, फैब्रिक मेरे को एक्सपोर्ट करना है सिंगापुर में, और मेरे को सपोज करो फैब्रिक दुबई से अच्छा मिल रहा है। तो फिर मैं एडवांस ऑथराइजेशन का मतलब हुआ कि मैं दुबई से फैब्रिक को इंपोर्ट करूंगा, फिर उसको शर्ट बनाऊंगा, और शर्ट बना के उसको सिंगापुर एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो अब मैं जब दुबई से फैब्रिक इंपोर्ट करूंगा तो उसके ऊपर मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास एक्सपोर्ट का कंफर्म्ड ऑर्डर है, फर्म ऑर्डर है मेरे पास एक्सपोर्ट का 1 लाख शर्ट्स का। तो मैं गवर्नमेंट के पास वो ऑर्डर लेके जाऊंगा कि गवर्नमेंट के पास ये ऑर्डर लेके जाऊंगा कि मेरे को इस फैब्रिक को इंपोर्ट करके, मैं इसको डोमेस्टिक यूज नहीं करूंगा, इससे मैं शर्ट बना के इसको एक्सपोर्ट करूंगा। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरी इंपोर्ट ड्यूटी का मेरे को वेवर दे दो। उसके ऊपर आप इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहती है। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, आप अगर इस शर्ट के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप, गवर्नमेंट मेरे को बता देगी 1 लाख शर्ट के लिए आपको इतना फैब्रिक चाहिए, इतने फैब्रिक के ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं मिलेगी, नहीं लगेगी। तो अगर मैंने विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो फिर मेरी ये ऑब्लिगेशन होगी कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है। अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाया तो मेरे को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी विथ इंटरेस्ट। तो ये तो हो गया मेरा, ये होती है ट्रांजेक्शन एडवांस ऑथराइजेशन, कि मेरे पास एडवांस में मैंने एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर ले लिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने इंपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये चारों टर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की टर्म्स हैं चारों। तो एडवांस ऑथराइजेशन में जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में तो कवर होगी मेरी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, लेकिन इस केस में हो सकता है कि मैं फैब्रिक इंडिया से परचेज करूं। अब अगर मैं इंडिया से फैब्रिक परचेज कर रहा हूं तो गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट के केस में जीएसटी कस्टम ड्यूटी का वेवर दे रही है, तो ऑब्वियसली फिर
डोमेस्टिक परचेज के केस में भी दे सकती है गवर्नमेंट। तो मेरा अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है मेरे को ये एक्सपोर्ट करना है गुड्स, ये एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को विदाउट पेइंग जीएसटी मेरे को मटेरियल परचेज करने दो। तो ये ट्रांजेक्शन मेरी हो जाएगी डीम्ड एक्सपोर्ट, मतलब जो आपने डोमेस्टिक परचेज करी उसी ट्रांजेक्शन को हम डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे। तो पहली तो ट्रांजेक्शन होगी एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स को। अब मैं बात कर रहा हूँ सप्लायर की जो डोमेस्टिक सेल कर रहा है, मतलब जो एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है, मैं उसके शूज में स्टेप इन कर गया, मैं उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ आपसे कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, मतलब जो मेरा कस्टमर है वो एडवांस में ऑथराइजेशन का ऑर्डर लेके आ गया कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, मैं उसके अगेंस्ट आपसे परचेज कर रहा हूँ। दूसरी होगी ट्रांजेक्शन अगेंस्ट ईपीसीजी ऑथराइजेशन। ये सिमिलर वही होता है जैसे ऊपर तो मैंने बात की रॉ मटेरियल की इनपुट की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स की, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स कि अगर मैंने कैपिटल गुड्स सप्लाई करे अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तीसरी ट्रांजेक्शन होगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को मैं कोई सप्लाई कर रहा हूँ, तो उस केस में भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा उस ट्रांजेक्शन को। और फोर्थ होगी सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। अगर कोई बैंक गोल्ड सेल कर रहा है अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन तो उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो ये जो मेरी चारों ट्रांजेक्शन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से उठ के आ रही है चारों टर्म्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में तो उसके अलावा और भी कई टर्म्स है जिसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं, पर जीएसटी में खाली इन चार ट्रांजेक्शंस को हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। ये हमें दे रखा है सेक्शन 147 में, लेकिन नोटिफाई किया हुआ नोटिफिकेशन 48/2017 में। अब ये जो चारों लोकल ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, मतलब आपको इस ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट मानना ही पड़ेगा। पर क्योंकि ये फिजिकल एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी कि ये जो ट्रांजेक्शन आप एलयूटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको जीएसटी पे करके रिफंड फाइल ही करना पड़ेगा। मतलब इसमें ये नहीं कर सकते हमने एलयूटी के अगेंस्ट सप्लाई कर दी, वो कोई रिफंड जीएसटी चार्ज ही नहीं किया, नहीं। इसमें मेरे को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, फिर उसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। अब रिफंड दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है, सप्लायर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है, ये हम आगे कवर करेंगे। अब रिफंड फाइल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, ये हमें नोटिफिकेशन 49 में दे रखा है, 48 में नोटिफाइड सप्लाई बता दी और 49 में डॉक्यूमेंट्स बता दिए। और इसका सारा प्रोसीजर, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को आपको सप्लाई करना है तो उसका सारा प्रोसीजर दे रखा है सर्कुलर 14/2017 में। इसमें बेसिकली वही डॉक्यूमेंट्स है कि आपको रेसिपिएंट से डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है, उससे परचेज ऑर्डर की कॉपी होगी, उसको ये सारा प्रूफ लेना पड़ता है कि उसने आगे एक्सपोर्ट करी है ट्रांजेक्शन। ये तो हो गया डीम्ड एक्सपोर्ट। अब अगली टर्म है मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट ऑल्दो लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है, ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू आई थी एक टर्म, और ये हम जनरल ट्रेड में यूज करते हैं टर्म मर्चेंट एक्सपोर्ट। जैसे डीम्ड एक्सपोर्ट में तो हमें काफी कंडीशन है फुलफिल करनी पड़ती है कि वो खाली 4 नोटिफाइड केसेस में हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर है वो कहेगा कि मेरे को अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं कराना, मेरे को परचेज के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना, तो आप मेरे को विदाउट जीएसटी मटेरियल सप्लाई करो, क्योंकि मेरे को आगे जीएसटी चार्ज भी नहीं करता, तो मैं आईटीसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अब वो तो खाली 4 लोगों के लिए था, पर उसके अलावा कई ऐसे भी एक्सपोर्टर हो सकते हैं जो विद इन इंडिया हो, डोमेस्टिक एरिया में हो, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ना हो, मतलब जो लोकल भी सेल करते हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक अलग से स्कीम लेके आई है, मर्चेंट एक्सपोर्ट स्कीम। ये दो नोटिफिकेशन हैं, आईजीएसटी एक्ट की नोटिफिकेशन है 41 और सीजीएसटी एक्ट की नोटिफिकेशन है 40/2017। इसमें क्या है कि जो एक्सपोर्टर जो परचेज करेगा वो 0.1% जीएसटी पे परचेज करेगा। मतलब मैं सपोज सप्लायर हूँ, मैं किसी एक्सपोर्टर को मटेरियल सेल करना है 1 लाख रुपीज का, तो वैसे तो मेरी नॉर्मल जीएसटी तो लगता है 18%, मतलब वो 1 लाख के ऊपर मेरे को 18,000 का जीएसटी चार्ज करना था, पर यहाँ पे रेट हो जाएगी मेरी 0.1%। मतलब 1 लाख के ऊपर मैं खाली 100 रुपये का जीएसटी चार्ज करूंगा। ये 100 रुपये का जीएसटी चार्ज करने से क्या हो रहा है कि वो ट्रांजेक्शन मेरी कवर हो रही है, और जो कस्टमर है, जो मेरा एक्सपोर्टर है, जो मेरा कस्टमर है, उसको कुछ जीएसटी पे भी नहीं करना पड़ रहा, उसे खाली 100 रुपये का जीएसटी पे करना पड़ रहा है, जिसका भी उसे इनपुट मिल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को, इस नोटिफिकेशन को यूज करने के लिए इसमें काफी कंडीशंस दे रखी हैं, मेरे को सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। जैसे जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में, शिपिंग बिल में, हर डॉक्यूमेंट में मेरा जीएसटी नंबर भी मेंशन करेगा। जो एक्सपोर्टर है वो सिंपल ट्रेडिंग कर सकता है, वो उससे आगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, मतलब मैंने उसे जो सप्लाई करी उन गुड्स को एज इट इज एक्सपोर्ट कर देगा विदाउट मेकिंग एनी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और वो एक्सपोर्ट का भी टाइम लिमिट दे रखा है 90 डेज में हो जाने चाहिए। तो क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में काफी कंडीशंस है, अगर मैं कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ तभी मैं इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैंने कंडीशन वॉयलेट करते हुए 0.1% जीएसटी चार्ज कर दिया तो डिपार्टमेंट मेरे से बैलेंस जीएसटी चार्ज कर लेगा, मतलब जो लायबिलिटी आएगी वो सप्लायर की आएगी, एक्सपोर्टर के ऊपर नहीं आएगी। बेनिफिट मिल रहा है एक्सपोर्टर को लोअर रेट का, पर जो भी लायबिलिटी आएगी वो सप्लायर के ऊपर आएगी। तो हमें जहाँ पे भी हम 0.1% पे जीएसटी चार्ज करके कोई सप्लाई करें तो हमें ये सारी कंडीशंस थॉरोली फुलफिल करनी जरूरी है।
और जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा पूरे 0.1% का। और जो सप्लायर है, सप्लायर जो मतलब मैं सप्लायर हो गया, मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इसका रिफंड भी क्लेम कर सकता हूँ। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है हम आगे कवर करेंगे। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, रूल 96 सब रूल 10 में लिखा है कि जो रेसिपिएंट है, जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को ये जो एक्सपोर्ट करेगा अगेंस्ट एलयूटी ही कर सकता है, वो ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता उस ट्रांजेक्शन को। मतलब जो एक्सपोर्टर ये नहीं कर सकता कि जीएसटी परचेज पे तो पे किया खाली 0.1% और आगे सेल के ऊपर जीएसटी चार्ज कर ले, और सपोज मेरा कोई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का कोई जीएसटी एक्यूमुलेट हो रहा हो उसका रिफंड फाइल कर क्लेम कर लूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को ये जो ट्रांजेक्शन है इसका रिफंड, इसका सप्लाई अगेंस्ट एलयूटी ही करनी पड़ेगी, और जो मेरा इनपुट एक्यूमुलेट हुआ है मैं खाली उसी का रिफंड ले सकता हूँ। और अगर कंडीशंस की वॉयलेशन करा तो जो फुल लायबिलिटी आएगी वो सप्लायर की आएगी, एक्सपोर्टर की नहीं आएगी। फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया एक्सपोर्ट से रिफंड से पहले। एक्सपोर्ट के हमने टाइप ऑफ एक्सपोर्ट समझ लिया, डीम्ड एक्सपोर्ट, फिजिकल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और मर्चेंट एक्सपोर्ट। अब देख लेते हैं सेक्शन 54 रिफंड ऑफ टैक्स। तो जीएसटी में प्राइमरीली तीन टाइप्स के रिफंड होंगे। पहला, रिफंड ऑफ टैक्स पेड, मतलब मैंने आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज किया फिर उसका रिफंड फाइल कर रहा हूँ। तो पहला तो हो गया जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज भी हो गया या से सप्लाई टू एसईजेड भी हो गया ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जो मैंने ऊपर कवर किया था। जीरो रेटेड सप्लाई दो तरीके से होती है। तो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मैंने विदाउट एलयूटी सप्लाई करा, उसका मैं जो मैंने टैक्स पे किया उसका रिफंड फाइल कर रहा हूँ। दूसरा, टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट में मैंने कहा था कि सप्लायर भी रिफंड क्लेम कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है। तो अगर सप्लायर करेगा तो पहले जीएसटी पे करेगा, वो एलयूटी का ऑप्शन ले ही नहीं सकता। तो टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट उसका सप्लायर रिफंड फाइल करेगा। तीसरा, ये सेक्शन 77 है सीजीएसटी एक्ट का कि रॉन्ग टैक्स पेड अंडर रॉन्ग हेड। मतलब मेरी कोई ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट थी, मैंने उसको इंटर स्टेट क्लासीफाई करते हुए आईजीएसटी पे कर दिया। अब बाद में जब मेरे को पता चला कि वो लोकल ट्रांजेक्शन थी, इंट्रा स्टेट थी, तो मैं उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी पे करूंगा और आईजीएसटी जो मैंने पे किया था उसका रिफंड फाइल करूंगा। फोर्थ, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। मैंने टैक्स पे करना था 1 लाख रुपए, मैंने गलती से पे कर दिया 1,10,000 रुपए। मैंने कस्टमर से रिकवर नहीं किया इसमें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, मैंने अपने पॉकेट से पे कर दिया, मैं उसका रिफंड फाइल कर रहा हूँ। दूसरा है रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में मतलब मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा, मैं जो इनपुट है मेरा उसका रिफंड फाइल कर रहा हूँ, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। तो उसमें भी तीन केसेस हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मैंने किया अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब अगेंस्ट मैंने बॉन्डी एलयूटी सप्लाई करी, तो उस केस में इनपुट का रिफंड लूंगा। दूसरा, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये आगे कवर करेंगे क्या होता है। और तीसरा, रेसिपिएंट इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में अगर सप्लायर कर रहा है तो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स है, रेसिपिएंट कर रहा है तो वो आईटीसी का रिफंड फाइल करेगा फिर रेसिपिएंट। और तीसरा फिर मिसलेनियस केसेस है, अदर केसेस है, जिसमें कोई मेरा कैश लेजर में बैलेंस है मैं उसका रिफंड ले सकता हूँ। मैं क्रेडिट लेजर में बैलेंस का रिफंड नहीं ले सकता, पर हाँ कैश लेजर में बैलेंस का मेरा कुछ खड़ा है तो मैं उसका रिफंड ले सकता हूँ। एक, आईजीएसटी पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया ऑन गुड्स टेकन विद हिम। कोई सपोज इंडिया में कोई बाहर से टूरिस्ट आया और वो अपने साथ कुछ गुड्स इंडिया से बाहर परचेज करके ले जा रहा है, तो वो उसका रिफंड फाइल कर सकता है। तीसरा, कोई मैंने अपील या कोई फाइन अपील करी या कोई फाइनल ऑर्डर प्रोविजनल असेसमेंट मेरी फाइनल हुई तो उसमें मेरा कोई रिफंड निकल गया तो मैं रिफंड भी फाइल कर सकता हूँ। और फोर्थ, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनवर्ड सप्लाई का रिफंड फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 55 आईजीएसटी एक्ट का, वो भी अपना रिफंड फाइल कर सकते हैं। हम सेक्शन 55 के साथ कवर करेंगे इसे। अब टाइम लिमिट टू फाइल रिफंड। टाइम लिमिट नॉर्मली रिफंड फाइल करना है 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्या होती है हम नीचे देखेंगे। नॉर्मल टाइम लिमिट है 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। लेकिन स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो मैंने बताया कि स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है सेक्शन 55 की, उनके लिए टाइम लिमिट एक्ट में दे रखा है 6 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर, लेकिन इसको नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड कर दिया, 6 months को बढ़ा के कर दिया 18 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर इन विच इनवर्ट सप्लाई इज रिसीव्ड। ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जो गुड्स परचेज करती है या सर्विस परचेज करती है उनको जीएसटी का, इनको सप्लायर इनसे जीएसटी चार्ज कर रहा है, फिर बाद में ये रिफंड फाइल कर लेती हैं कि जो भी हमने परचेज किया सर्विस लिया उसका हमें रिफंड दो। तो फिर जो जिस क्वार्टर में इनको सर्विस मिल रही है, गुड्स मिल रहे हैं, उसके 18 months के अंदर अंदर ये रिफंड फाइल कर सकते हैं। और अगर कैश लेजर का बैलेंस है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और फ्रेंड्स ये रेलेवेंट डेट क्या होगी ये देख लेते हैं। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में रेलेवेंट डेट होगी जब गुड्स इंडिया को लीव करते हैं, मतलब व्हेन द गुड्स लीव इंडिया। बेसिकली आप इतना समझ लो, रेलेवेंट डेट मेरी होती है व्हेन आई एम हैविंग अ राइट टू क्लेम द रिफंड। जब मतलब मेरा जीएसटी रिफंड क्लेम करने का राइट एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो मेरी रेलेवेंट डेट है, उससे मेरे को 2 साल का टाइम लॉन्ग दी है। तो अगर एक्सपोर्ट के केस में जब गुड्स इंडिया को लीव करते हैं, जब गुड्स इंडिया से बाहर चले जाएं तो उससे 2 साल काउंट करूंगा मैं। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जब मैं अपनी रिटर्न जीएसटी की रिटर्न भर दूंगा उससे 2 साल काउंट करूंगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो।
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में तो ऊपर हमने सेक्शन 2 में कवर किया था। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में कोई पेमेंट का हमने कुछ लिंक नहीं किया, हमने खाली ये कहा था कि जब गुड्स इंडिया को लीव करते तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हमने कहा था कि सर्विस बाहर प्रोवाइड करनी जरूरी है, प्लस पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में आनी भी जरूरी है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे आपका रिफंड का राइट कब एस्टेब्लिश होता है कि जब आपको पेमेंट भी आ गई और आपने इनवॉइस भी इशू कर दिया, मतलब आपने सर्विस भी प्रोवाइड कर दी और आपको पेमेंट भी आ गई। जब दोनों ट्रांजेक्शन होगी तब आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी। तो विच एवर इज लेटर, मतलब अगर मेरे पास एडवांस आया हुआ है, मैंने अभी इनवॉइस इशू नहीं किया तो मैं रिफंड फाइल नहीं कर सकता, मेरा 2 ईयर का टाइम भी स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया पर अभी तक मेरे को पेमेंट नहीं आई, तो उस केस में मैं रिफंड फाइल नहीं कर सकता जब तक पेमेंट आ जाए। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या फिर इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज लेटर, मैं वहां से 2 साल का टाइम पीरियड काउंट करूंगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ कोर्ट या जजमेंट। तो जिस दिन आपको ऑर्डर मिल जाएगा, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये इसमें एक अमेंडमेंट आई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। पहले इसमें था फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च 18 का मेरे को कोई रिफंड फाइल करना है तो उसका मेरे पास टाइम था मार्च 20 तक का। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर एंड से चेंज करके कह दिया कि जब आप अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दोगे उससे 2 साल, मतलब जिस महीने में आपको रिफंड लेना है उस जीएसटी के रिटर्न से 2 साल। और अगर आपने टैक्स पे प्रोविजनली पे किया तो डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट। और अगर रिफंड क्लेम करना है बाय पर्सन अदर देन सप्लायर तो उस केस में टाइम लिमिट है, रेलेवेंट डेट मानी जाएगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जिस दिन गुड्स या सर्विसेज मिल जाते हैं। और अगर एनी अदर केस है तो उस केस में होगा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, मेरे को वहां से 2 साल का टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे को 2 साल का टाइम लिमिट देखना, क्योंकि एक बार मैंने 2 साल का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया फिर मैं कहीं से भी कोई रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। ऑल्दो आई एम राइटफुली एंटाइटल्ड टू रिफंड, बट लॉ ने एक 2 साल की टाइम लिमिट लगा दी और इसको एक्सटेंड करने का लॉ में कहीं पे किसी भी ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है, मतलब कोई कंडोनेशन ऑफ डिले इस केस में अप्लाई नहीं हो सकता एज पर लॉ। तो ये मेरे को सेक्शन 54 में ये टाइम लिमिट देखनी बहुत जरूरी है कि मेरे को रिफंड कब क्लेम करना है। फ्रेंड्स बाकी का हम चैप्टर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।